दोस्तों आज हम सीखेंगे फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। इस लेसन की शुरुआत एक 13 साल की छोटी लड़की से होती है। हाँ, आपको बता दूं कि ये 13 साल की छोटी लड़की ही इस लेसन की राइटर है, जिसका नाम एन फ्रैंक है। और इस लेसन का नाम एन फ्रैंक की डायरी से अर्थात फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक है। एन फ्रैंक ने 13 साल की उम्र में ही अपनी आप बीती इस डायरी में लिख दी थी। 20 जून 1942 को एन फ्रैंक ने अपने स्कूल के बारे में जो लिखा, उसी पन्ने को आपके लेसन में रखा गया है। इसलिए इस लेसन का नाम फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक रखा गया है, जिसका अर्थ होता है एन फ्रैंक की डायरी से। लेसन में आगे बढ़ने के पहले मैं आपको लेसन की कुछ खास बातें बता दूं, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। इसे ध्यान से सुनिए और हमेशा याद रखिए। आवश्यकता पड़े तो वीडियो को दोबारा सुनें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एन फ्रैंक का पूरा नाम एनेलिस मैरी है, जो कि जर्मनी में 12 जून 1929 में पैदा हुई एक यहूदी अर्थात ज्यूइश लड़की थी। एन फ्रैंक की 13वें जन्मदिन पर उसके पिताजी ने उसे डायरी गिफ्ट में दी थी। एन का सच्चा दोस्त उसकी डायरी थी। एन ने अपनी डायरी का नाम किटी रखा था। वैसे तो एन ने अपनी डायरी को डच भाषा में लिखी थी, लेकिन उनके पिताजी ऑटो फ्रैंक ने उसकी डायरी सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में छपवाया था, जो कि सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब बनी। मिस्टर कीसिंग, जो कि एन के गणित के टीचर हैं, वो हमेशा उससे नाराज रहते थे, क्योंकि एन हमेशा उनके सब्जेक्ट में बातें करते पकड़ा जाती थी। एन को लगता था कि वो गणित में पास नहीं होने वाली। वो कभी श्योर ही नहीं थी कि वो गणित में पास हो सकती है। एन फ्रैंक का मानना था कि कागज में लोगों से ज्यादा धैर्य होता है। कागज को बताई गई बातें कभी धोखा नहीं देती। एन फ्रैंक ने स्कूल में दिए गए आखिरी निबंध पर एक मजेदार कविता लिखी थी। एन ने अपने आखिरी निबंध पर बत्तखों की कविता लिखी थी। एन को उसके गणित के टीचर मिस्टर किसिंग ने एक्स्ट्रा होमवर्क में एक निबंध लिखने को कहा, जिसका टॉपिक था एक बकबक करने वाला अर्थात अ चैटरबॉक्स। एनी की मृत्यु एक शिविर में हुई, जो कि काफी दयनीय स्थिति थी। दोस्तों, जो आपको लेसन में दिया गया है वो केवल एन फ्रैंक की डायरी का वो पन्ना है जो कि उसने 20 जून 1942 को लिखा था। दोस्तों, मैं लेसन के बारे में और भी कुछ ज़रूरी बातें आपको बता दूं कि एन फ्रैंक ने अपनी डायरी उस समय लिखना शुरू किया था जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और हिटलर की पूरी सेना ने यहूदियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। उस समय पूरे यहूदी लोग अपनी जान बचाने के लिए छिपकर रहने लगे। एन का परिवार भी पूरे 2 सालों तक छिपकर रह रहा था और उस समय इन लोग कभी कमरे से बाहर नहीं निकले और ना ही किसी से बात किए। जब बात करने वाला कोई नहीं मिला तो एन ने अपनी सारी बातें डायरी में लिखना शुरू कर दी, क्योंकि एन एक बहुत बातूनी लड़की थी। वो बिना बात किए रह नहीं सकती थी और युद्ध के इस माहौल में वो कमरे में अपने आप को काफ़ी अकेला महसूस करती थी। इसलिए उसने अपनी पूरी बातें डायरी में लिखना शुरू कर दी। हिटलर की सेना का इतना ज़्यादा खौफ था कि वो किसी भी यहूदियों पर रहम नहीं करता था। कोई भी यहूदियों को पकड़कर वो अपने साथ ले जाते और उन पर बहुत अत्याचार करते थे। इसलिए एन ने डायरी को ही अपना सच्चा दोस्त बना लिया और अपनी सारी बातें उस डायरी पर ही लिखना शुरू कर दिया। एन ने अपनी डायरी तब लिखना शुरू किया जब वो अपने परिवार तथा 4 दोस्तों के साथ एम्स्टर्डम में सबसे छिपकर रह रही थी। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध जारी था और जर्मनी ने नेदरलैंड्स पर अपना कब्जा कर लिया था। इस समय एन फ्रैंक का परिवार एम्स्टर्डम में शिफ्ट हो गया था, परंतु हिटलर की नाजी फौज द्वारा जब नेदरलैंड्स के भीतरी भाग तक भी कब्जा किया जाने लगा, और फिर क्या था, यहूदियों को छिपने तक की जगह नहीं मिली और उन पर सबसे ज्यादा पीड़ा और संकट का समय आ चुका था। सन 1942 में एन का परिवार उसके पिता के ही ऑफिस की बिल्डिंग के कमरों में छिपकर रह रहे थे। 2 वर्ष तक छिपकर रहने के बाद किसी विश्वासघाती ने हिटलर की आर्मी को एन के परिवार के बारे में बता दिया कि वे इस बिल्डिंग में छिपे हैं। तब उनकी पूरी फैमिली को हिटलर की फौज द्वारा पकड़कर बेल्सन के सेंट्रल कैंप में भेज दिया गया, जहां पर उन पर बहुत ज्यादा अत्याचार किया गया। यहाँ सेंट्रल कैंप पर एन फ्रैंक अपनी बहन मार्गोट फ्रैंक के साथ रह रही थीं, परंतु उसकी बहन की मृत्यु के कुछ ही दिन बाद बर्गन बेल्सन के कैंप पर ही टाइफस बीमारी से एन की भी मृत्यु हो गई। जब युद्ध समाप्त हो गया तब एन फ्रैंक की फैमिली में इकलौते जीवित बचे उसके पिता ऑटो फ्रैंक एम्स्टर्डम शहर में वापस आए। उन्होंने पाया कि एन की डायरी अभी भी सुरक्षित बच गई है। उन्हें ऐसा लगा कि ये डायरी एक अनोखा रिकॉर्ड कायम करेगी, तो उन्होंने उसे अंग्रेजी भाषा में एक युवा लड़की की डायरी के नाम से प्रकाशित करवाया। ये डायरी एन फ्रैंक को उसके 13वें जन्मदिन पर उसके पिताजी ने गिफ्ट में दिया था।
इसमें 12 जून 1942 से उसके आखिरी लेख 1 अगस्त 1944 की तारीख तक क्रमबद्ध घटनाएं हैं। डच भाषा में लिखी गई इसी डायरी को कई अन्य भाषाओं में अनुवाद कर छपाया गया और यही पुस्तक दुनिया में सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तक बन गई। एन फ्रैंक की इसी डायरी पर आधारित बहुत सी फिल्म्स, टेलीविज़न तथा नाट्य रचनाएं बन चुकी हैं, यहाँ तक कि ओपेरा अर्थात नृत्य नाटिका भी बन चुका है। एक परिपक्व और परिज्ञानपूर्ण मस्तिष्क के रूप में वर्णित डायरी नाज़ी आधिपत्य में दैनिक जीवन का अभिन्न परीक्षण देती है। एन फ्रैंक प्रचंड अग्नि के सबसे अधिक जानी जाने वाले और चर्चित पीड़ितों में से एक बन गई। इसीलिए आज भी एन फ्रैंक उसके पिताजी के जिस ऑफिस के कमरे में 2 सालों तक छिपकर अपने परिवार वालों के साथ रह रही थी, वो कमरा और पूरी बिल्डिंग को एक म्यूजियम के तौर पर रख दिया गया है। आज भी कई लोग उसे देखने जाते हैं। एन का कहना है कि जीवन में खुशियां और दुख बांटने के लिए हमें सच्चे दोस्तों की आवश्यकता होती है। एन एक 13 वर्षीय लड़की है जो कि खुद को अकेला महसूस करती है। हालांकि उसके प्यार करने वाले माता पिता, एक 16 वर्ष की बहन तथा 30 ऐसे लोग हैं जिन्हें वे अपना मित्र कह सकती है, उनके साथ उसका अच्छा समय बीतता है, पर वे किसी के भी इतने पास नहीं हैं कि उनसे अपने दिल की बात कह सके। अंत में वह निश्चय करती है कि एक डायरी को ही वो अपना सच्चा दोस्त बनाएगी और वो इस डायरी को किटी नाम देती है। एन फ्रैंक हमेशा ही अपनी डायरी को किटी कहकर बुलाने लगी। दोस्तों, आपकी किताब में जो लेसन है वो एन फ्रैंक की डायरी का एक पन्ना है जिसे उसने 20 जून 1942 को लिखा था। एन फ्रैंक का जीवन एक सच्चाई है और ये लेसन भी सच्चाई पर आधारित है। 1927 में जब एन के पिता ने अपनी बेटी की लिखी डायरी के कुछ पन्नों को छपवाया तो लोग सन्न रह गए। ये द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास यूरोप में यहूदियों की अति दयनीय दशा को दर्शाता एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना गया है। जर्मनी में हिटलर के क्रूर नाज़ी प्रशासन में यहूदियों के साथ बर्बरता का व्यवहार होता रहा। उन्हें कोई व्यापार न करने दिया जाता, न ही उनके बच्चों को स्कूल भेजने की इजाज़त थी। इसलिए कुछ यहूदी भागकर हॉलैंड ने आकर बसने लगे। एन का परिवार भी हॉलैंड शिफ्ट हो चुका था। द्वितीय विश्व युद्ध में जब जर्मनी ने हॉलैंड पर आक्रमण किया तो लगभग सभी यहूदियों को कैद कर जर्मन ले जाया गया। कुछ यहूदी हॉलैंड में ही छिप गए। एन का परिवार भी यहूदी था और वो भी हॉलैंड में ही छिपे हुए थे। एन ने छिपने से कुछ दिन पहले ही डायरी लिखना आरंभ किया था। इस लेसन में उसने अपने स्कूल के दिनों का वर्णन किया है। यदि हम एन की पूरी डायरी पढ़ें तो उसने अपने गुप्तवास अर्थात छिपकर रहने वाले दिनों पर उनका खाना पीना, झगड़ना, प्यार मोहब्बत और कठिनाइयों का पूर्ण वर्णन किया है। कौन जानता था कि एक छोटी सी लड़की के अनजाने में लिखी गई उसकी खुद की निजी डायरी इतना महत्वपूर्ण दस्तावेज बन जाएगा और खुद एन फ्रैंक को इतना प्रसिद्ध कर देगी कि उसके मरने के बाद भी लोग उसकी डायरी को इतना पसंद करेंगे। दोस्तों, चलिए लेसन में चलते हैं। आपके लेसन में दी गई लाइनों को हम वर्ड टू वर्ड समझाएंगे। चाहे तो आप अपनी पुस्तक खोल सकते हैं। वैसे तो हम आपको पूरा लेसन समझा रहे हैं और आपका लेसन एन फ्रैंक ने 20 जून 1942 को उसकी डायरी में लिखा था, वही आपका लेसन है। तो मान लो कि मैं ही एन फ्रैंक हूँ। लेसन के शुरुआत में एन फ्रैंक अपनी डायरी में लिखती है कि मुझ जैसे व्यक्ति के लिए डायरी लिखना वास्तव में एक विचित्र अनुभव है। वो इसलिए क्योंकि मैंने कभी इससे पहले कुछ नहीं लिखा और मुझे लगता है कि बाद में न तो मैं और न ही कोई और व्यक्ति मुझ जैसी 13 वर्ष की स्कूल स्टूडेंट के विचारों में कोई रुचि रखेगा। फिर भी ठीक है, इस बात का कोई महत्व नहीं है। मैं लिखना चाहती हूँ और मेरे अंदर दबी बातों को मेरी डायरी को बताकर अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहती हूँ। पता है, कागज़ में मनुष्यों से अधिक सहनशीलता होती है। ये मेरी बातें किसी को भी नहीं बताएगी, इसलिए ये डायरी मेरी सच्ची दोस्त है। मैंने इस बारे में उन दिनों सोचा जब मैं थोड़ी उदासी का अनुभव कर रही थी और अपने हाथों को अपने गारों में रखकर घर पर बैठी हुई थी, उदास, व्याकुल, बगैर उत्साह के, निराश होकर, ये सोचते हुए कि क्या मुझे घर पर ठहरना चाहिए या बाहर जाना चाहिए। और फिर अंत में मैंने घर पर ही रुकने का फैसला किया और हमेशा कुछ न कुछ सोचते हुए, घर पर ही अकेला चिंतन करते हुए मुझे डायरी लिखने का ख्याल आया। हाँ, कागज़ में अधिक सहनशीलता होती है क्योंकि मेरी प्लानिंग है कि मैं अपनी इस डायरी को किसी दूसरे को पढ़ने न दूं जब तक मुझे कोई सच्चा मित्र नहीं मिल जाता, और मेरी इस डायरी और ज़माने के किसी भी व्यक्ति को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं फिर से महत्वपूर्ण बात पर आती हूँ जिसने मुझे एक डायरी रखने के लिए प्रेरित किया। वो बात यह है कि मेरा कोई मित्र ही नहीं है जिससे मैं अपने दिल की बात कह सकूँ।
मैं इसे और स्पष्ट कर दूं क्योंकि कोई इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि 13 वर्ष की लड़की संसार में बिल्कुल अकेली है। और मैं अकेली हूं भी नहीं। मेरे पास मेरे माता पिता और 16 वर्ष की एक बहन है। और हाँ, 30 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें मैं अपना मित्र कह सकती हूँ। मेरा एक परिवार है, प्यार करने वाली मौसियाँ हैं, चाचियाँ हैं और एक अच्छा घर है। ओवरऑल आपको सच्ची बात बताऊं तो मेरे पास सब कुछ है, सिवाय एक सच्चे मित्र के। बस, मेरा कोई सच्चा मित्र नहीं है। क्योंकि किसी को भी यदि मैं मेरे शब्दों में कुछ कहना चाहूं तो किट्टी को सुनाई गई कहानियों का एक भी शब्द किसी को समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए मैं न चाहते हुए भी चाहूंगी कि अपने जीवन का संक्षिप्त चित्रण बस किट्टी को बताऊं। मेरे पिता जो दुनिया के सबसे अच्छे पिता हैं, उन्होंने मेरी मम्मी से 36 वर्ष की आयु में शादी की थी। उस समय मेरी मम्मी की आयु 25 वर्ष की थी। मेरी बहन मार्गोट का जन्म 1926 में जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में हुआ और मेरा जन्म 12 जून 1929 को हुआ है। मैं 4 वर्ष की आयु तक फ्रैंकफर्ट शहर में ही रही हूँ। वर्ष 1933 में मेरे पिता हॉलैंड में रहने लग गए थे। मेरी मम्मी एडिथ होलैंडर फ्रैंक सितंबर में हॉलैंड गईं, जबकि मैं और मेरी बहन मार्गोट अपनी दादी के साथ आचन रहने चले गए। फिर दिसंबर में मार्गोट भी हॉलैंड चली गई और जब मार्गोट का जन्मदिन फरवरी में आया तो मुझे भी हॉलैंड में उसका बर्थडे गिफ्ट बनाकर टेबल पर पटक दिया गया। मेरा मतलब फरवरी में मार्गोट का बर्थडे भी मन गया और मुझे भी हॉलैंड बुला लिया गया। मैंने हॉलैंड जाकर तुरंत ही मॉन्टेसरी स्कूल में नर्सरी में एडमिशन लेकर अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। मैं 6 सालों तक वहाँ रही। मैंने 6वीं क्लास तक वहीं पढ़ा और उस समय मेरी प्रधानाचार्या श्रीमती कूपिरस मैडम थीं। जब मेरा वहाँ से विदाई का समय आया तो मेरी मैडम श्रीमती कूपिरस और मैं, हम दोनों की ही आंखों में आंसू थे। फिर हमने एक दूसरे को विदाई दी और फिर मैं वहाँ से चली गई। वर्ष 1941 की गर्मियों के मौसम में मेरी दादी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई और उनका ऑपरेशन कराना पड़ गया। इसलिए मेरा बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं किया गया। मेरा जन्मदिन बिना समारोह के ही बीत गया और फिर जनवरी 1942 में मेरी दादी का स्वर्गवास हो गया। ये कोई भी नहीं जानता है कि मैं अपनी दादी को अक्सर याद करती हूँ और उन्हें अभी भी प्यार करती हूँ। और फिर सन 1942 में मेरा जन्मदिन पहले के जन्मदिन को मनाने की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से मनाया गया था तथा अन्य मोमबत्तियों के साथ दादी की मोमबत्ती भी जलाई गई थी। मेरे मम्मी पापा, मेरी बहन और मेरी, हम चारों की ही तबीयत अभी ठीक ठाक है और हम सभी मस्त हैं। ओहो, बहुत सारी बात हो गई, पता ही नहीं चला। चलिए, अब मैं आज की तारीख 20 जून 1942 पर आती हूँ, अपनी डायरी के प्रति सम्मानपूर्वक समर्पण भाव के साथ। सबसे पहले मैं आज की तारीख लिखूंगी। दिन शनिवार 20 जून 1942। प्रिय किट्टी, हमारी पूरी कक्षा डर के मारे बुरी तरह से कांप रही है। निस्संदेह इसका कारण अगली मीटिंग है जिसमें टीचर्स ये फैसला करेंगे कि कौन अगली कक्षा में जाएगा और कौन पिछली कक्षा में ही रोक दिया जाएगा। आधी कक्षा शर्तें लगा रही है। जीएन और मैं अपने पीछे 2 लड़कों सीएन और जैकवस की मूर्खता और उनकी बेवकूफ़ी पर हंस रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी छुट्टियों को दांव पर लगा दिया। पूरे गर्मियों की छुट्टियों में वे फेल होने के बारे में ही सोच सोचकर परेशान हो रहे थे। वे सुबह से रात तक, तुम पास हो रहे हो? नहीं, मैं नहीं। और तुम? नहीं, मैं भी नहीं। उनकी यही सब बातों से मैं और मेरी सहेली जीएन दोनों पक चुके थे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि चुप हो जाओ, शांत रहो, मगर वो तो चुप ही नहीं हो रहे थे। फिर मैंने उन्हें चिल्लाया कि चुप हो जाओ, मगर कहाँ, वो दोनों चुप ही नहीं हुए और पास फेल के बारे में ही एक दूसरे बातें करके दोनों ही परेशान होते रहे और उनकी बातों को सुन सुनकर हम दोनों भी परेशान होती रही। यदि मैं सच बताऊं तो पूरी क्लास में वे इतने मूर्ख हैं कि उन्हें तो पास किया ही नहीं जाना चाहिए और साथ में मेरी पूरी क्लास के लगभग 1/4 स्टूडेंट्स भी पास होने लायक बिल्कुल भी नहीं है। परंतु टीचर्स लोग धरती पर ऐसे प्राणी हैं जिनके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। मैं अपने बारे में और अपनी सहेलियों के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं हूँ। हम तो पास हो ही जाएंगे। बस एक ही विषय पर मैं श्योर नहीं हूँ और वो है गणित। रिजल्ट जो भी हो, हम तो अभी केवल इंतजार ही कर सकते हैं। तब तक हम एक दूसरे को निराश न होने के लिए कहें तो अच्छा है। मेरी सभी टीचर से अच्छी बनती है, सभी से अच्छे संबंध हैं। मेरे कुल 9 टीचर्स हैं, 7 पुरुष और 2 महिलाएं। मगर श्रीमान कीसिंग सर, वो तो पुराने फैशन वाले गणित के टीचर हैं और मेरी और उनकी युगों युगों से, पता नहीं कितने लंबे अरसों से वो मुझसे नाराज थे क्योंकि मैं बहुत बातें करती थी।
गणित वाले मिस्टर कीसिंग सर ने मुझे कई वार्निंग दी कि मैं चुप रहूं, परंतु उनके कई वार्निंगों के बाद भी जब मैं उनकी क्लास में फिर से बातें करते पकड़ा जाती तो उन्होंने मुझे पनिशमेंट के रूप में एक्स्ट्रा होमवर्क देना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे एक पैराग्राफ लिखकर लाने को कहा और पैराग्राफ का टॉपिक दिया, एक बातूनी। एक बातूनी? बताइए, अब ऐसा भी कोई देता है क्या? आप ही बताओ, इसके विषय में तुम क्या लिख सकते हो? मैंने निश्चय किया कि इसकी चिंता बाद में करूंगी। मैंने उनका दिया गया टॉपिक अपनी कॉपी में लिखा, कॉपी बस्ते में ठूंसी और चुप रहने की कोशिश की। उस शाम जब मैं घर पर थी तो घर का सभी काम निपटाने के बाद मेरा ध्यान उनके होमवर्क पर गया। पेन की नोक चबाते हुए मैंने उनकी दिए गए टॉपिक के बारे में सोचना शुरू किया। कोई भी इधर उधर की, बगैर सिर पैर की और ऊट पे टांग बातें मैं नहीं लिखना चाह रही थी, क्योंकि मैंने सोचा चतुराई तो इस बात में है कि बोलने की आदत को खराब न बताते हुए उसे एक कला बतलाई जाए। और फिर क्या था, मैंने एक बातूनी टॉपिक पर युक्तिपूर्ण तर्कों से प्रमाण देते हुए एक निबंध लिखने की सोची। मैं बहुत सोचती रही। अचानक मुझे एक विचार आया और मैंने अपने विचारों को 3 पन्नों में लिख दिए, जो कि मिस्टर कीसिंग सर ने मुझे लिखने को दिए थे। लिखने के बाद मैं संतुष्ट हो गई। मैंने तर्क दिया कि बोलना विद्यार्थियों का एक विशेष गुण है और मैं यथासंभव इसे नियंत्रित करने का प्रयत्न करूंगी, परंतु मैं इस आदत को पूरी तरह से कभी भी सुधार नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरी माँ से ही ये आदत मुझ में आई है और मेरी माँ जब ज्यादा नहीं बोलती है तो मैं भी ज्यादा नहीं बोलती। यदि मैं ज्यादा बोलती भी हूँ तो भी ये एक कला है जो कि मुझे विरासत में मिली है। ये एक विशेष गुण या एक आदत कह सकते हैं, और इस आदत के लिए कोई भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो मुझे विरासत में मिली आदत है। मेरे इस निबंध पर मिस्टर कीसिंग सर खुलकर हंसे, परंतु जब मैं उनकी अगली क्लास में भी बातें करते पकड़ा गई तो उन्होंने मुझे फिर से दूसरा निबंध लिखने को दे दिया। इस बार उन्होंने निबंध का टॉपिक दिया था, बातूनी जिसे सुधारा ना जा सकता हो। मैंने इस निबंध को भी लिखकर दे दिया और फिर अगले 2 दिनों तक श्रीमान कीसिंग सर को मेरी कोई शिकायत नहीं मिली। पर तीसरे दिन उनकी क्लास में मैं फिर बातें करते पकड़ा गई और इस दौरान उनसे सहा नहीं गया और उन्होंने मुझसे कहा कि एन फ्रैंक, क्लास में बातें करने के अपराध में तुम्हें सजा दी जाती है कि तुम एक निबंध लिखोगी जिसका टॉपिक है श्रीमती बातूनी बोली क्वैक क्वैक, अर्थात क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। उस समय तो मेरी पूरी क्लास मुझ पर जोर जोर से हंसने लगी। मुझे भी हंसी आ गई, क्योंकि ऐसे विषय पर लिखने का मुझे भी कोई ज्ञान नहीं था, परंतु मैं समझ चुकी थी कि अब तो कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा जिससे सभी मेरी तारीफ करें, ना कि मेरा मजाक उड़ाएं। मेरी सहेली सैनी, जो कि कविता लिखने में माहिर थी, उसने मुझे इस निबंध को कविता के रूप में लिखने में मेरी मदद करी। मैं खुशी से नाच उठी। श्रीमान कीसिंग सर ऐसे बकवास टॉपिक पर मेरा मजाक उड़ाना चाह रहे थे और मैंने भी ठान लिया था कि ये मजाक मेरे साथ ना हो बल्कि उनका खुद ही मजाक बन जाए। मैंने अपनी कविता समाप्त की और वो बहुत सुंदर बनी। मैंने अपनी कविता में लिखा कि एक बत्तख जो कि माँ है और एक हंस जो कि पिता हैं और उनके 3 बच्चे बत्तख हैं। मैंने कविता में लिखा कि उनके पिता में चोंच मार मार कर उनको इसलिए मार दिया था क्योंकि वो बहुत क्वैक क्वैक करते थे। भाग्यवश श्रीमान कीसिंग सर ने मजाक को सही ढंग से लिया। उन्होंने मेरी कविता में अपनी बात जोड़कर कविता को मेरी पूरी क्लास में सुनाई गई और मेरे स्कूल की और भी दूसरी क्लासों में भी मेरी कविता सुनाई। तब से उन्होंने मुझे बोलने की अनुमति दे दी और कोई भी अलग से मुझे होमवर्क भी नहीं दिया। इसके अलावा मिस्टर कीसिंग सर आजकल मजाक भी करने लगे हैं। और यहाँ पर ये लेसन समाप्त होता है। दोस्तों, उम्मीद है आपने ये लेसन अच्छे से समझा होगा और अब मैं आपसे इस लेसन के प्रश्न पूछती हूँ। उम्मीद है आप सभी को इसके आंसर्स बन जाएंगे, तो न भी बने तो इस वीडियो को दोबारा देख लो। तो दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, हु इज़ द राइटर ऑफ दिस लेसन? इस लेसन के राइटर का नाम बताइए। इसका सही उत्तर है द राइटर ऑफ दिस लेसन इज एन फ्रैंक। इस लेसन की लेखिका एन फ्रैंक है। When Anne Frank was born? एन फ्रैंक का जन्म कब हुआ था? उत्तर है एन फ्रैंक was born on 12 जून 1929। एन फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को हुआ था। अगला प्रश्न है, एन फ्रैंक बिलोंग टू विच रिलीजन? एन फ्रैंक किस धर्म की थी? इसका उत्तर है शी वॉज अ जर्मन जूइश गर्ल। वो जर्मन के यहूदी धर्म की लड़की थी। Whom did Anne consider her true friend? एन अपना सच्चा दोस्त किसी मानती है?
Anne's consider her true friend is her diary. Anne के लंबे समय से सच्चा दोस्त उसकी डायरी है. What did Anne name her diary? Anne ने अपनी डायरी का क्या नाम रखा था? The name of Anne's diary was Kitty. Annie के डायरी का नाम किटी था. Which teacher was most angry with Anne? कौन से टीचर एन से ज्यादा नाराज थे? मिस्टर कीसिंग was most angry with Anne. मिस्टर कीसिंग सर एन से ज्यादा नाराज थे. How many teachers did Anne have in total? एन के कुल कितने टीचर्स थे? Anne had 9 teachers. 7 were gents teachers and 2 were female teachers. Anne के कुल 9 टीचर्स थे जिनमें से 7 पुरुष थे और 2 महिलाएं थीं. Was Anne a talkative girl? क्या एन एक बातूनी अर्थात बहुत ज़्यादा बोलने वाली लड़की थी? Yes, Anne was a very talkative girl. हाँ, एन एक बातूनी लड़की थी. In which subject did Anne think that she would not pass? किस विषय में एन को लगता था कि वो पास नहीं होगी? Anne thought that she would not be able to pass mathematics. गणित के विषय में एन को लगता था कि वो पास नहीं हो पाएगी. What was the name of Anne's math teacher? एन के गणित के टीचर का क्या नाम था? Mr. Keesing was Anne's mathematics teacher. Mr. Keesing एन के गणित के टीचर थे. What was the name of Anne's school friend? एन के स्कूल फ्रेंड का क्या नाम था? Anne's school friend's name was Jean. एन के स्कूल फ्रेंड का नाम जीएन था. Which friend helped Anne in writing poetry? एन को कविता लिखने में किस सहेली ने मदद की थी? Anne's friend Sane helped her in writing poetry. एन को कविता लिखने में उसकी सहेली सैनी ने मदद की थी. What was the topic of Anne's first essay? एन के पहले निबंध का टॉपिक क्या था? A chatterbox, एक बकबक करने वाला. What was the topic of Anne's second essay? एन के दूसरे निबंध का क्या टॉपिक था? An incorrigible chatterbox, यानी एक ऐसा बकबक करने वाला जिसे सुधारा न जा सके. Tell the topic of Anne's third and last essay. एन के तीसरे और आखिरी निबंध का टॉपिक बताइए. Quack quack quack, said Mistress Chatterbox. Quack quack quack, मिस चैटरबॉक्स ने कहा. दोस्तों मैं आपको बता दूं कि क्वैक क्वैक डक अर्थात बतख के बोलने की आवाज होती है. How many essays did Anne write in total? एन ने कुल कितने निबंध लिखे थे? Anne had written 3 essays. एन ने कुल 3 निबंध लिखे थे. What was Anne's real name? एन का असली नाम क्या था? Anne's real name is Anneliese Marie. एन का असली नाम Anneliese Marie है. Who gifted the diary to Anne? एन को डायरी किसने गिफ्ट किया था? Anne's father had gifted her a diary. एन के पिताजी ने उसे डायरी गिफ्ट में दिया था. On which birthday was the diary gifted to Anne? एन को डायरी उसके किस जन्मदिन पर गिफ्ट किया गया था? Anne's father had gifted her the diary on her 13th birthday. एन को डायरी उसके पिताजी ने 13वें जन्मदिन पर गिफ्ट किया गया था. In which language did Anne write her diary? एन ने अपनी डायरी किस भाषा में लिखी थी? Anne had written her diary in Dutch. एन ने अपनी डायरी डच भाषा में लिखी थी. Which dates page of Anne's diary have we read in the lesson? एन की डायरी का कौन सी तारीख का पन्ना हमने लेसन में पढ़ा है? In this lesson we have read the page dated 20 June 1942 in Anne's diary. एन की डायरी में 20 जून 1942 की तारीख का पन्ना हमने इस लेसन में पढ़ा है. Tell the name of Anne's 4-year elder sister. एन की 4 साल बड़ी बहन का नाम बताइए. Anne's 4-year elder sister's name was Margot Frank. एन की 4 साल बड़ी बहन का नाम Margot Frank था. In which city did Anne's family move to? एन का परिवार किस शहर में रहने चले गए थे? Anne's family started living in Amsterdam. एन का परिवार एम्स्टरडैम में रहने लग गए थे. What is Anne's father's name? एन के पिताजी का क्या नाम है? Anne's father's name is Otto Henrik Frank. एन के पिताजी का नाम Otto Henrik Frank है. What is Anne's mother's name? एन की मम्मी का क्या नाम है? Anne's mother's name is Edith Hollander Frank. एन की मम्मी का नाम Edith Hollander Frank है. In which year did Anne's grandmother die? एन की दादी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? Anne's grandmother died in January 1942. एन की दादी की मृत्यु जनवरी वर्ष 1942 में हुई थी. What was the name of Anne's school in Holland? हॉलैंड में एन के स्कूल का क्या नाम था? Anne studied in Montessori School in Holland. हॉलैंड में एन ने मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ाई की है. What was the name of Anne's teacher in Holland School?
हॉलैंड के स्कूल में एन के टीचर का क्या नाम था? मिसेस कुपीरस मैडम वॉज एन्स टीचर इन हॉलैंड। श्रीमती कुपीरस मैडम हॉलैंड में एन की टीचर थी। एट वॉट एज डिड एन्स फादर गेट मैरिड? एन के पिताजी की शादी किस उम्र में हुई थी? एन्स फादर गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 36। एन के पिताजी की शादी 36 वर्ष की उम्र में हुई थी। एट वॉट एज डिड एन्स मदर गेट मैरिड? एन की मम्मी की शादी 25 वर्ष की आयु में हुई थी। When and where was Anne's elder sister born? एन की बड़ी बहन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? एन की बड़ी बहन मार्गॉट का जन्म 1926 में जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में हुआ था। When and where was Anne Frank born? एन फ्रैंक का जन्म कब और कहाँ हुआ था? एन फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 में जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में हुआ था। For how many years did Anne Frank live in Frankfurt? एन फ्रैंक कितने सालों तक फ्रैंकफर्ट शहर में रही? एन फ्रैंक 4 वर्ष की आयु तक फ्रैंकफर्ट शहर में ही रही थी। इन विच ईयर डिड एन्स फादर मूव टू हॉलैंड? किस वर्ष में एन के पिता हॉलैंड चले गए थे? वर्ष 1933 में एन के पिता हॉलैंड में रहने लग गए थे और उसकी माताजी भी सितंबर में हॉलैंड चली गई थी। When Anne's father was living in Holland, where and with whom was Anne living? जब एन के पिता हॉलैंड में रह रहे थे तब एन कहाँ और किसके साथ रह रही थी? एन फ्रैंक और उसकी बहन मार्गॉट अपनी दादी के साथ आचन में रह रहे थे। फिर दिसंबर में मार्गॉट भी हॉलैंड चली गई और जब मार्गॉट का जन्मदिन फरवरी में आया तो एन फ्रैंक भी हॉलैंड चली गई। किस वर्ष में एन का परिवार छिपकर रहने लगा? सन 1942 में एन का परिवार उसके पिता के ही ऑफिस की बिल्डिंग के कमरों में छिपकर रह रहे थे। कितने सालों तक एन का परिवार छिपकर रहा? 2 वर्ष तक छिपकर रहने के बाद इनके पूरे परिवार को नाजी फौज द्वारा पकड़ लिया गया। एन की मृत्यु कहाँ और कौन सी बीमारी से हुई थी? बर्गन बेल्सन के कैंप पर टाइफस बीमारी से एन की मृत्यु हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति के बाद एन के परिवार में कौन कौन जीवित बचे? द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति के बाद एन के परिवार में केवल उसके पिता ऑटो फ्रैंक अकेले ही जीवित बचे थे। ऑटो फ्रैंक ने एन फ्रैंक की डच भाषा में लिखी डायरी को सर्वप्रथम किस भाषा में और किस नाम से छपवाया था? ऑटो फ्रैंक ने एन की डायरी को सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में छपवाया था और उस बुक का नाम एक युवा लड़की की डायरी रखा था, जो कि सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब बनी। दोस्तों, यदि आपको इस लेसन का लाइव टेस्ट देना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक कर इस लेसन का ऑनलाइन लाइव टेस्ट दे सकते हैं। और यदि आपको पुराने वर्षों के प्रश्न पत्र या प्रैक्टिस पेपर चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उसकी भी लिंक डाल दी है। आप चाहें तो प्रश्न पत्र भी डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी खुश रहें, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और मन लगाकर पढ़ाई करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।